बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल है आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है जस्ट फॉर किड्स। बच्चों, आप सबको चैनल विन की तरफ से और जस्ट फॉर किड्स की पूरी टीम की तरफ से 68th रिपब्लिक डे पर अ वेरी हैप्पी एंड रिस्पेक्टफुल रिपब्लिक डे। बच्चों, अक्सर आपके बड़े आपसे कहते होंगे कि तमीज से बैठो, तमीज से बात करो, अच्छे अखलाक रखो, एक एक को सलाम करो, गुड मॉरल्स, गुड वैल्यूज वगैरह वगैरह। मुझे भी ऐसे लोग कहते थे। आपके जहन में एक बात जरूर आती होगी, सबको सलाम करना इतना जरूरी क्यों है? एक को कर दिया ना, ठीक है। गुड वैल्यूज क्या सच में डू दे पे ऑफ? कोई फायदा है अच्छे अखलाक रखने का? ऐसे सवाल मुझे भी आते थे। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, अच्छे अखलाक होना कितना जरूरी है। मुझे वो करेक्ट एक राइट स्टोरी नहीं मिल रही थी आपको बताने के लिए कि अच्छे अखलाक आपकी जिंदगी बचा सकते हैं। आज मिली है वो कहानी। आइए देखते हैं कि जस्ट फॉर किड्स की स्टोरी टेलिंग में क्या है वो सबक आमोज कहानी, और जाते जाते क्या वो मैसेज मैं आप तक पहुंचाऊंगी। आइए जानते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों, आप सबको रिपब्लिक डे के लिए अ वेरी हैप्पी एंड रिस्पेक्टफुल रिपब्लिक डे। थैंक यू। बच्चों, मुझे अपना नाम बताइए और बताइए कि आप में वो गुड वैल्यू क्या है, एक जो अच्छी आदत आप में पाई गई है। मेरा नाम अरीशा सैयद है। मैं सब लोगों को सलाम करती हूँ। आप में ये गुड हैबिट है कि आप सबको सलाम करती हैं। वेरी गुड। आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम फातिमा सैयद है और मैं गरीबों को चैरिटी करती हूँ। यू डू चैरिटी, वेरी गुड। आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम फातिमा अभिमानी है। मेरे से बड़ा हो के छोटा मैं सबको सलाम करती हूँ। हाउ स्वीट, दैट्स नाइस। मेरा नाम जैन अब्बास है। मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प करता हूँ। वेरी गुड। मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करता हूँ। वाओ, वेरी गुड। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी की मदद करते हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आप बताइए। मेरा नाम हुसैन अली अजानी है एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन। वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी है ये जान के बच्चों कि आप सबको सलाम करते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की मदद करते हैं, यू रिस्पेक्ट पीपल। आपको पता है कि अच्छे अखलाक होना कितना ज़रूरी है? इतना ज़रूरी कि वो आपकी जान बचा सकता है। बिलीव नहीं होता? एक कहानी सुनो। यस। एक बार एक मटन की फैक्ट्री में, जहाँ पर मीट मिलता था, मीट की फैक्ट्री में एक इंसान काम करता था, वहाँ का एक वर्कर था। उसकी एक अच्छी आदत थी, वो सबको सलाम करता था। जब भी वो आता था जाता था, हर एक इंसान को वो सलाम करता था। उसकी वो आदत बन गई थी, चाहे उसका बॉस हो, उसके कलीग्स हो, या वॉचमैन हो, या सिक्योरिटी मैन हो, सबको उसकी आदत इतनी अच्छी हो गई थी कि उसकी अच्छी आदतों से पहचाना जाता था। तो लोग उसको पहचानते थे, वो जो सलाम करता है, वो हमेशा जो सलाम करता है वो लड़का, वो अपने अच्छी आदतों की बुनियाद पर पहचाना जाता था। एक बार जब वो आया काम पर, मीट की फैक्ट्री पर आया, तो उसने सबको सलाम किया, जो गार्ड था उसको सलाम किया। जब घर जाने का वक्त आया, सब निकल गए। वो भी निकल ही रहा था, फिर उसको कुछ काम याद आ गया। उसको याद आया कि कुछ तो काम मिसिंग है। वो अंदर गया जहाँ पर फ्रोजन मीट रखा था। जैसे ही वो वहां गया कुछ चेक करने के लिए, काम वाम ठीक चल रहा है देखने के लिए, वहां पीछे दरवाजा बंद हो गया और लॉक हो गया। वो परेशान हो गया, उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, नॉक करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं था क्योंकि सब घर जा चुके थे। वो डर गया। जैसे ही वक्त गुजरता गया, ठंडी बढ़ते गई। उसका जो बॉडी टेम्परेचर था वो नॉर्मल से अब फ्रीज होना शुरू हो गया था। उसको पता चल गया कि वो मुश्किल में है। उसने मदद के लिए पुकारा, चिल्लाया, बट कोई नहीं था वहां पर उसकी मदद करने के लिए। दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, नॉक करने की कोशिश की, कोई भी नहीं था। वो डर गया। अकेले अकेले में उसने अपने में ही अल्लाह से दुआ मांगी, और अल्लाह से दुआ ये मांगी कि किसी को तो भेज दे मदद के लिए, वरना मैं यहाँ मर जाऊंगा, इतनी सर्दी है। कुछ और वक्त गुजरा और वो फ्रीज हो गया। वो जमीन पे बैठ गया, वो कांपना शुरू कर दिया। उसकी एक एक बॉडी फ्रीज होना शुरू हो गई थी। उसकी उंगलियां, उसके हाथ पैर सब फ्रीज होना शुरू हो गए थे। उसी वक्त सडनली दरवाजा खुलता है। देखता है कि वो जो सिक्योरिटी वाला था उसने दरवाजा खोला। वो हैरान हो गया। उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूं? तो सिक्योरिटी वाले ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ हो। अक्सर आप जब आते थे तो मुझे सलाम करते थे, आप जाते थे तो खुदा हाफिज करते थे। इस बार जब आप अंदर आए तो आपने सलाम तो किया, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि आपने खुदा हाफिज क्यों नहीं किया, अब तक आप आए क्यों नहीं बाहर? सब जा चुके थे।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद आप अंदर ही होंगे कहीं। मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, आप नहीं मिले, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने मुझे खुदाफिज नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि चलो ये एरिया में देख लेते, फ्रोजन रूम में जाके देख लेते हैं जहाँ पर फ्रोजन चीज़ें होती, शायद आप वहाँ कुछ काम कर रहे होंगे। और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो आप वहीं थे। क्यों? क्योंकि इस बार आपने खुदाफिज नहीं किया था मुझे। वो इंसान इतना खुश हो गया और उसने अल्लाह का इतना शुक्र किया कि मेरी मदद को भेज दिया तूने किसी को, और किस तरह उसका एक सलाम उसकी जान बचा दिया। अब आप बताइए आपने क्या सीखा, बताइए। हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। डेफिनेटली, वेरी गुड हुसैन। हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी वाला क्यों ना हो, बॉस या कलीग, आपके घर पे जो काम करते हैं लोग वो ही क्यों ना हो, आपके टीचर्स, आपकी स्कूल के प्यून्स, सबको गुड मॉर्निंग करना चाहिए, सबको ग्रीट करना चाहिए। कैसे? उसके एक सलाम में, अगर वो सिक्योरिटी वाले को सलाम नहीं करता है, खुदाफिज नहीं करता, तो वो आज शायद मर गया होता और ये कहानी आप तक नहीं पहुंचती। तो सलाम, खुदाफिज, ग्रीट करना, अच्छे अखलाक रखना कितना ज़रूरी है, और साथ ही साथ सबको इक्वली ट्रीट करना कितना ज़रूरी है। और कोई आप बताइए। हमें हमारी मुश्किलों में अल्लाह को याद करना चाहिए। वेरी गुड। किस तरह उस इंसान ने, जब वो फ्रोज हो रहा था, उसकी बॉडी फ्रोज होना शुरू हो गई थी, किस तरह उसने अल्लाह से दुआ मांगी। यकीन था उसको कि किसी ना किसी को तो भेज ही देगा। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, और उसके बाद जब अल्लाह ने दुआ उसकी सुन ली तो किस तरह उसने शुक्र किया अल्लाह का। हमें अपने मुश्किल वक्त पर, वो वक्त पर अल्लाह को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग भूल जाते हैं, इतने टेंशन में होता है कि नहीं, लेकिन उस वक्त को अल्लाह को याद करना बहुत ज़रूरी है। शायद अल्लाह किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेज दे, यू नेवर नो। और कोई? हमें सबको ग्रीट करना चाहिए। वेरी गुड। जैसे कि मैंने कहा था कि चाहे वो आपकी टीचर्स हों या आपके स्कूल में प्यून हों, उन सबको आप गुड मॉर्निंग कीजिए। आपके घर में अगर आप मम्मी डैडी को सलाम करते हैं, तो अगर आपके घर में कोई काम कर रहा है उनको भी सलाम कीजिए, उनको अच्छा लगेगा। क्या पता वो आपकी कोई मदद कर ले कभी ना कभी। सबको सलाम कीजिए। अच्छे वैल्यू, अच्छे अखलाक रखना बहुत ज़रूरी है। आप बताइए। हमें किसी के सलाम का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सलाम पहले करता है उससे ज़्यादा सवाब मिलता है, और जो सवाब है, सलाम का जवाब देना वाजिब है, राइट? वेरी गुड, आउट ऑफ द बॉक्स, आपने कुछ अलग सोचा रिलेटिवली। वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। सलाम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप ईगो में रहिए कि उसने सलाम नहीं किया, वो छोटा है मुझसे, आप वो पहले सलाम करेगा। अक्सर मैंने बच्चों में और बड़ों में भी देखा है कि बड़े वेट करते हैं कि छोटा मुझसे सलाम करे, आके मुझे सलाम करे, झुके, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है ना। अक्सर हम देखते, छोटा भाई मुझे सलाम करेगा, मैं नहीं करूँगा। नहीं, आप किसी का वेट मत कीजिए। अगर आप किसी को देखते हैं तो फौरन सलाम कीजिए, बहुत सवाब है उसमें। वेट मत कीजिए किसी और के सलाम के जवाब का या किसी और के सलाम का, आप सलाम कीजिए। अगर वो जवाब देता है गुड, नहीं देता है तो आपको तो सवाब तो मिल गया। वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी है ये जान के कि आपने इस कहानी को ध्यान से सुना और ज़्यादा से ज़्यादा सबक हासिल करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि अब आप जब यहाँ से जाएंगे तो ये अखलाक की जो सबक आपने सीखा है उसका अमल करेंगे। अपने बड़े छोटे, अमीर गरीब सबको सलाम करेंगे, अच्छे अखलाक रखेंगे, शायद वो आपकी जान बचा ले। यस, जैसे कि मैंने कहा मेरे बच्चों कि अच्छे अखलाक रखना बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी कि वो आपकी जान बचा सकते हैं। आज की कहानी में यही हमें सबक मिलता है। अच्छे अखलाक रखना, गुड वैल्यूज़ रखना, मॉरल्स रखना बहुत ज़रूरी। जो हमारे बड़े हमसे कहते हैं वो हमें सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं वो हमारी मदद के लिए, हमारे बेहतरी के लिए कह रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी ऐसी इंटरेस्टिंग और सबक आमोज़ कहानी के साथ। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहाँ मासूम करेगी हमारे बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब। आइए देखते हैं डिड यू नो में क्या है खास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे सेगमेंट डिड यू नो में, जहाँ पर हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों की नॉलेज को टेस्ट करने के साथ साथ उनकी नॉलेज में इजाफा भी करें और घर बैठे बच्चे भी कुछ इल्म हासिल करें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे सेगमेंट की। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी? यस। माशाल्लाह, आप सभी तैयार हैं। हम शुरुआत करेंगे इस्लामिक सवालों से एंड वी विल स्टार्ट विद गर्ल्स। ओके गर्ल्स? ओके गर्ल्स, आपके लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अहसनुल कसस किस सूरे को कहते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि अहसन कहते हैं अच्छा या बेहतरीन को, और कसस जो है वो किस्सा यानी कि स्टोरी, उसकी जमा है। तो अहसनुल कसस किस सूरे को कहा जाता है? गर्ल्स आप जानती हैं? जी फातिमा बताइए। सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ। आर यू श्योर? सूरह यूसुफ। यस। फातिमा आप क्या बताना चाहती थी?
Surah Yusuf. Yes, you are right. Surah Yusuf is which surah of the Holy Quran? 12th. Yes, Surah Yusuf is the 12th surah of the Holy Quran और इस सूरे को अहसनुल कसस कहते हैं. Very good girls. Now my next question is for boys. Boys, आप हमें बताइए कि वो कौन सा सूरा है जिसके नाम को अगर उल्टा किया जाए तब भी वही नाम बाकी रहता है. यानी कि हमने इस सूरे का नाम लिखा, ठीक है, और अगर उसी को उल्टा भी लिखेंगे तो वही नाम बाकी रहता है. बॉयज आप जानते हैं, बताइए हुसैन. सूर्य लैल. Surah Lail. Yes, you are right, Hussein. Very good. Surah Lail is the correct answer. It is the 92 surah of the Holy Quran and it consists 21 ayats. लेकिन किस तरह आप बता सकते हैं कि उल्टा भी लिखा जाएगा तो सेम नाम रहेगा? आप बता सकते हैं जैन? इसको लिखने के लिए हमें चाहिए लाम, ये लाम, इसको उल्टा भी लिखेंगे तो सूर्य लैल ही आएगा. जी, लाम ये लाम से we write it and when we will change, when we will do the उल्टा part of it तो भी सेम नाम बरकरार रहेगा. वेरी गुड, माशाल्लाह, यू आर राइट. हमारा जो अगला सवाल है वो गर्ल्स आपसे है. आप हमें बताइए कि किस सूरे के नाम को उल्टा किया जाए तो एक परिंदे का नाम बनता है, यानी कि एक बर्ड का नाम बनता है. Surah Room. सूरे रूम. और किस परिंदे का नाम बनता है? More. यस, द राइट आंसर इज, अगर सूरे रूम को हम लोग अगर चेंज कर मतलब उल्टा लिखते हैं तो किस परिंदे का नाम मिलेगा हम लोग को? मोर. एंड मोर इज व्हाट? Peacock. And peacock is what of India? Yeah, though it's not a general knowledge question, but मैंने बता दिया आपको. चलिए, and you know what Surah Rum is which surah of the Holy Quran? जी बताइए. 30th. जी, it is the 30th surah of the Holy Quran and it consists 60 ayats. Okay, आप लोग पढ़ते हैं घर में कुरान मजीद, तिलावत करते हैं कुरान की? वेरी गुड, माशाल्लाह. पता है आप लोगों को कि हदीस में यहाँ तक है कि इन अ डे एटलीस्ट मिनिमम जो है ना 50 आयत्स हमें पढ़नी है. और पता है अगर हम डेली ये हैबिट बना देते हैं, और इसका एक बेनिफिट भी है, इट इंक्रीजेज अ नॉलेज ऑल्सो, इट शार्पन्स अ मेमोरी ऑल्सो. ओके, Yes. चलिए, जो नहीं पढ़ते हम क्या कोशिश करेंगे कि वी विल एटलीस्ट रिसाइट 50 आयत्स पर डे. ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज. बॉयज आप हमें बताइए, वैसे आप लोग जिस तरह से मुझे आंसर कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माशाल्लाह से आप कुरान मजीद की तिलावत ज़रूर करते हैं. मुझे बताइए कि वो कौन सा सूरा है जिसकी तमाम आयतें सीन पर ख़त्म होती हैं? जी आप बताइए मोहम्मद हसन. सूर्य नास. सूरह नास. एंड इट इज़ द विच सूरा ऑफ द होली कुरान? हाउ मेनी सूराज आर देयर टोटल? 114. यस, एंड इट इज़ द 114 सूरा ऑफ द होली कुरान. और इस सूरे को कहते हैं हम द मैनकाइंड. कोई इस सूरे की तिलावत कर सकता है? जी करके बताइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदुरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास. वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत खूब, वेरी नाइस मोहम्मद हसन. और हमने देखा कि जो तमाम आयतें हैं वो सीन पर ख़त्म होती है. ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर गर्ल्स. जैसे कि मोहम्मद हसन ने भी हमें बताया आंसर, उस तरह से आपको हमें बताना है कि वो कौन सा सूरा है जिसकी तमाम आयतें दाल पर ख़त्म होती हैं. बॉयज़ को पता है, इट इज़ द 112 सूरा ऑफ द होली कुरान. जी बताइए. सूर्य अहद. जी, सूर्य अहद विच इज़ द 112 सूरा ऑफ द होली कुरान. और सूर्य अहद को हम एक और नाम से जानते हैं, हम जानती हैं कौन सा नाम है गर्ल्स? जी बताइए. सूर्य इखलास. यस, सूर्य इखलास. और जानते हैं इसके बेनिफिट्स? अगर हम इसे 3 बार रिसाइट करते हैं, 3 टाइम्स रिसाइट करते हैं तो वी गेट द सवाब ऑफ रिसाइटिंग यस 1 कुरान. माशाल्लाह, वेरी गुड. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर बॉयज़. बॉयज़ आप हमें बताइए कि कुरान का कौन सा सूरा है जिसकी आयत में लफ्ज़ अल्लाह है? कुरान मजीद का वो कौन सा सूरा है? इट इज़ द 58th सूरा ऑफ द होली कुरान एंड इट कंसिस्ट 22 आयत्स. आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग. जी बॉयज़ कोई जानता है आंसर? सूर्य मुजादिला. सूर्य मुजादिला. आर यू श्योर? यस. पक्का? यस. Yes, you are right. It is सूर्य मुजादिला जिसकी हर आयत पे लफ्ज़ अल्लाह है. Very good. And we will start with general knowledge questions now and we will begin with girls. आपसे हम स्टार्ट करेंगे. आपके लिए हमारा पहला सवाल है. In which state were the first Aadhaar cards issued? What are Aadhaar cards?
जी अलीशा बताइए, व्हाट आर आधार कार्ड्स? आइडेंटिटी प्रूफ। या इट इज़ एन आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। हमें अगर हमारा पासपोर्ट बनाना है या फिर हमें अगर सिम कार्ड भी लेना है तो वी रिक्वायर आधार कार्ड। सो टेल मी, आधार कार्ड जो फर्स्ट इश्यू हुए थे वो किस स्टेट में इश्यू हुए थे? जी फातिमा बताइए। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, आर यू श्योर? यस। यस, एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जिनको इश्यू किया गया था। शी वॉज द लेडी और इन्हें इश्यू किया गया था एंड शी बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। इसलिए महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पर आधार कार्ड इश्यूड हुए थे। ओके, इट हैज़ 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज। बॉयज, आप हमें बताइए कि विच बिल्डिंग वुड यू सी ऑन द रिवर्स साइड ऑफ अ 50 रुपीज़ नोट? यानी कि हमारे पास अगर 50 रुपीज़ का नोट है, उसके रिवर्स साइड पे एक बिल्डिंग है, आपको हमें बताना है वो कौन सी बिल्डिंग है। This building is very famous. This building is in New Delhi. This building is also known as Sansad Bhavan. Which building is this? जी हुसैन बताइए। Parliament. Yes, it is Parliament building, जो कि रिवर्स साइड ऑफ 50 रुपीज़ नोट हम देख सकते हैं, और इस बिल्डिंग को कहते हैं संसद भवन, which is in New Delhi. Yes, which is in New Delhi. Very good boys. Now my next question is for girls. Girls, आप हमें बताइए कि population wise, आबादी के लिहाज से, which is the smallest country in the world? सबसे छोटी कंट्री, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाइज। जी फातिमा बताइए। वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज, आर यू श्योर? यस। यस, यू आर राइट। ना सिर्फ आबादी के लिहाज से बल्कि एरिया वाइज भी ये जो कंट्री है इट इज़ द स्मॉलेस्ट। किस लिहाज से? दोनों लिहाज से, पॉपुलेशन वाइज ऑल्सो एंड एरिया वाइज ऑल्सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री है वो? वेटिकन सिटी। लेकिन इंडिया कौन सी रैंक पे आती है अगर हम आबादी की बात करें, आबादी के लिहाज से? जी बताइए फातिमा। सेकंड। पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना। आफ्टर चाइना इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज एंड एरिया वाइज इंडिया रैंक्स हाउ मच? जी बता सकते हैं बॉयज, बताइए। हुसैन, हुसैन के अलावा आप बताइए। मोहम्मद हसन। 7th. यस, एरिया वाइज इंडिया रैंक 7th एंड पॉपुलेशन वाइज इंडिया रैंक 2nd। वेरी गुड बॉयज। हमारा अगला सवाल बॉयज आपसे ही है, आप हमें बताइए मेड बाय रेड एंड बफ सैंडस्टोन्स विच इज द हाईएस्ट टावर इन इंडिया? जी बताइए, आप बताइए जैन। कुतुब मीनार। आर यू श्योर? कुतुब मीनार। यस। कुतुब मीनार, yes, you are right. Qutub Minar is the 73 meters and it is the second highest brick minaret in the world. What is brick minaret यानी कि? बताइए हुसैन। Purely made up of bricks. And what are bricks? Eat. And you know it is the UNESCO World Heritage Site also. Now my next question is for girls. Girls, which is the hottest planet in the solar system? Which is the hottest planet in the solar system? तीनों जानती हैं। अलीशा आप बताइए। वीनस। वीनस, लेकिन सन के जो नज़दीक प्लैनेट है वो तो कोई और है ना? कौन सा सन के नज़दीक प्लैनेट? मर्क्यूरी। फिर विच इज़ द हॉटेस्ट, मर्क्यूरी और वीनस? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू सन बट इट इज़ वीनस विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब कोई भी प्लैनेट पे चले जाओ लेकिन वीनस विल बी द हॉटेस्ट। ठीक है, यू आर राइट, यू आर राइट अरीशा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज, जो कि हमारे डिड यू नो का आखिरी क्वेश्चन है। आप हमें बताइए कि जैक्सन हाइट्स इज द लिटिल इंडिया ऑफ विच यूएस सिटी? जैक्सन हाइट्स इज द लिटिल इंडिया ऑफ विच यूएस सिटी? जैक्सन हाइट यूएस की एक जगह है जिसे लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो रहने वाले हैं, दे आर मेजरली फ्रॉम साउथ एशिया। और इस जगह पे बहुत सारे इंडियंस आपको देखने मिलेंगे या फिर इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, इसलिए इस जगह को लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। दो नॉट एंटायरली इंडियंस यू विल फाइंड बट एशियन पीपल। तो आपको हमें ये बताना है कि वो कौन सी जगह है। वेयर डू यू फाइंड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? जी मोहम्मद हसन बताइए। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, एंड दिस सिटी इज ऑल्सो न्यूयॉर्क जहाँ पे जैक्सन हाइट्स है, इट इज इन मैनहट्टन। ओके, याद रहेगा? यस। इन दोनों टीम से हमें बखूबी से आंसर किए हैं, लेकिन हमारे पास है हमारी जीनियस टीम ऑफ द वीक यानी कि विनिंग टीम, एंड दैट इज बॉयज। बॉयज कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट डिड यू नो खत्म होता है। आइए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर और देखते हैं क्या है खास हमारे बच्चों के लिए हमारे आखिरी सेगमेंट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के तीसरे मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में।
वैसे हमारे सेगमेंट में आज हम आप तमाम के साथ घर बैठे उन सारे बच्चों के साथ, स्टूडियो में मौजूद बच्चों के साथ फैक्ट ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन आज हमारे सेगमेंट में हम करेंगे कुछ डिफरेंट। आज हमारे सेगमेंट में हम सेलिब्रेट करेंगे हिंदुस्तान के 68th रिपब्लिक डे को। और रिपब्लिक डे की खुशी में आज हम आपको मौका देते हैं कि आप चाहे तो पेंटिंग कर सकते हैं। आप जो भी करें, आपको अपने जहन में रखना है कि थीम है हमारा अपना ही मुल्क हिंदुस्तान, क्योंकि इस साल हमारे मुल्क हिंदुस्तान का हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं द 68th रिपब्लिक डे। इससे पहले कि हम हमारा सेगमेंट स्टार्ट करें और आप लोग ड्राइंग, स्केचिंग वगैरह स्टार्ट करें, आप हमें ये बताएं कि इंडिपेंडेंस डे में और रिपब्लिक डे में क्या डिफरेंस होता है। आप बताएं हुसैन अली। इंडिपेंडेंस डे पे इंडिया को आज़ादी मिली थी और रिपब्लिक डे पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्शन में आया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ लॉज। वो लॉज, वो आर्टिकल्स जो हिंदुस्तान को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, राइट। 26 जनवरी 1950 की वो सुबह थी जब हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ने एक नई सांस ली थी। ये वो दिन था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आया था। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आज हम नज़र डालें तारीख पे, प्रेजेंट की बात करें, तो हमें अगर कुछ प्रोजेक्ट बनाना हो या आप लोगों को स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है, तो आप लोग सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं? बताएं हुसैन अली। रिसर्च करते हैं। रिसर्च करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप जानना चाहेंगे कि इसमें यूनिक चीज़ क्या है? यस। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ से लिखा गया है, ठीक है। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैंड आउट करता है। जैसे कि आपने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में, तो फिर इसको लिखने में कितना वक्त लगा होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कि मैंने कहा, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और हमने ये भी कहा कि ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हाथ से लिखा गया। इसे लिखने के लिए तकरीबन 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को 283 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने साइन किया था, इसे अप्रूव किया था, जिसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज पावर में आया है। और आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट्स देख सकते हैं जो इस बात की तस्दीक करता है, गवाही देता है कि हिंदुस्तान वक्त के साथ आगे भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जहाँ पर लॉज को और भी पावरफुल होने की ज़रूरत है, लॉज को चेंज करने की ज़रूरत है, वो भी हम बहुत ही आसानी से वेलकम करते हैं इन चेंजेस को, राइट। यस। किड्स, इस बात से आई एम श्योर आप तमाम वाकिफ होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, तो क्या कहेंगे आप लोग? महात्मा गांधी। ही इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन। लेकिन अगर हम बात करें द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या आप हमें बता सकते हैं हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आप बताएं। डॉक्टर BR अम्बेडकर। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर BR अम्बेडकर इज टाइटल्ड एज इज सेड टू बी द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा ये और कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए जाने जाते हैं? ही इज़ द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा वो कौन से टाइटल्स हैं या क्या उन्होंने किया है कि ये इतने फेमस हुए? आप बताएं हसन। He was a social reformer. इसके अलावा ये एक इकोनॉमिस्ट थे और साथ ही साथ ये ज्यूरिस्ट भी थे, और इन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे फॉर्म किया है। याद रहेगा आपको? यस। अच्छा किड्स, कभी आपने वंडर किया है कि जैसे कि 15 अगस्त को तो हमें आज़ादी मिली थी, ब्रिटिशर्स गए थे, लेकिन 26 जनवरी को ही हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर में क्यों लाया? वाई वी सिलेक्टेड द डेट 26 जनवरी? वाई? क्योंकि आज के दिन वो बुक लिखकर ख़त्म हुई थी। नो, 26 जनवरी 1930 को इंडियन कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की फाइट शुरू करेंगे, और उन्होंने अपना पहला स्टेप जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, इंडियन कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को लिया था। इसीलिए 26 जनवरी ये डेट सिलेक्ट की गई। हम हमारे लॉ को इस दिन से पावर में लाएंगे। That's very interesting. यस, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए नाज़रीन, देखते हैं कि हमारे स्टूडियो में मौजूद बच्चे कितने क्रिएटिव हैं और ये किस तरह पेंटिंग्स, ड्राइंग और स्केचिंग करते हैं। किड्स, आप पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
आप हमें ये बताएं कि आप जो भी ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, आप वो क्यों बना रहे हैं और आप इसके ज़रिए क्या बताना चाहते हैं, आप हमें ये बताएं। आपका मोटिव क्या है इसे बनाने पर? हुसैन अली, आप बताएं। I'm making an Indian flag. आप इंडियन नेशनल फ्लैग बना रहे हो जो कि प्रॉस्पेरिटी, पीस और हार्मनी को सिंबलाइज करता है, राइट? Yes. हसन, आप बताएं। मैं फ्लैग होस्टिंग बना रहा हूँ क्योंकि कभी भी इंडियन फेस्टिवल के स्टार्टिंग में कभी भी फ्लैग होस्टिंग करते हैं, इसलिए। किसी भी इवेंट के स्टार्ट में हम फ्लैग को होइस्ट करते हैं एंड देन द इवेंट स्टार्ट्स। वेरी गुड, आप बताएं जैन। मैं ग्रीटिंग कार्ड बना रहा हूँ, उस पर मैं द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का नाम लिखूंगा और अंदर हैप्पी रिपब्लिक डे लिखूंगा। आप बताएं फातिमा। I'm making a greeting card to greet everyone. फातिमा, आप बताएं। I'm making a painting wherein I depict the father of the nation. अरीशा, आप बताएं। मैं एम्बलम बना रही हूँ आप एम्बलम बना रही हैं। आप एम्बलम क्यों बना रही हैं? क्योंकि वो इंडिया का एक सिंबल है। एम्बलम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल है। क्या आप में से कोई जानता है कि एम्बलम बनाने का, एम्बलम का मोटो क्या है? इंडियन एम्बलम का मोटो क्या है? बताएं हुसैन अली। सत्य में विजयते। सत्यमेव जयते, जिसका मीनिंग होता है द ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। तो इसके जरिए हम हमारा जो नेशन है हिंदुस्तान, उसके पावर को, उसकी अथॉरिटी को सिंबलाइज करते हैं। और नेशनल एम्बलम भी पावर में आया था 26 जन 1950 को। इसके अलावा हमें ये बताएं, हमें नेशनल एम्बलम और कौन सी चीज़ों पर देखने मिलता है? हम आसानी से एम्बलम को कहाँ स्पॉट कर सकते हैं? करेंसीज पे, इंडियन करेंसीज पर। इसके अलावा हम हमारे जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि पासपोर्ट वगैरह, इस पर भी नेशनल एम्बलम देख सकते हैं। ओके? यस। तो आइए नाज़रीन, देखते हैं कि हमारे स्टूडियो में मौजूद बच्चे कितने क्रिएटिव हैं और ये किस तरह पेंटिंग्स, ड्राइंग और स्केचिंग करते हैं। आज हमने इन्हें एक मौका दिया है अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का। व्यूवर्स, इन तमाम बच्चों ने थीम इंडिया को जहन में रखते हुए काफ़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई हैं, काफ़ी अच्छी ड्राइंग्स की हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। व्यूवर्स, वैसे माशाल्लाह से हमारे तमाम बच्चों ने काफ़ी अच्छी, काफ़ी क्रिएटिव और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई हैं। लेकिन आज की जो सबसे अच्छी पेंटिंग है, जो बेस्ट ड्राइंग है, वो है मोहम्मद हसन की। हम चैनल विन की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, तो आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पर राब्ता कायम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी राय, आपके रिस्पॉन्सेस, आपके फीडबैक हमारे लिए काफ़ी अहम है। आप अपनी राय हमें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाजत। पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।